कक्षा 11 समाजशास्त्र अध्याय 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग। जाति पर आधारित असरीकरण व्यवस्था में व्यक्ति की स्थिति पूरी तरह से जन्म द्वारा मिली हुई परिस्थिति पर आधारित होती है, न कि उन पदों पर जो व्यक्ति ने अपने जीवन में प्राप्त किए होते हैं। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि एक वर्ग समाज में उपलब्धि पर कोई योजनाबद्ध प्रतिबंध नहीं होता जो कि प्रजाति और लिंग शरीर की प्रदत्त परिस्थिति द्वारा थोपा जाता है। हालांकि एक जातिवादी समाज में जन्म द्वारा प्रदत्त परिस्थिति एक व्यक्ति की स्थिति को एक वर्ग समाज को तुलना में ज़्यादा पूर्ण ढंग से परिभाषित करती है। परंपरागत भारत में विभिन्न जातियां सामाजिक श्रेष्ठता का अधिक्रम बनाती थी। जाति संरचना में प्रत्येक स्थान दूसरों के संबंध में इसकी शुद्धता या अपवित्रता के द्वारा परिभाषित था। इसके पीछे विश्वास था कि पुरोहित जाति ब्राह्मण जो कि सबसे अधिक पवित्र हैं, बाकी सबसे श्रेष्ठ हैं, और पंचम जिनको कई बार पाई जाति कहा जाता है, जिसमें निम्न है। परंपरागत व्यवस्था को सामान्यतः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये 4 वर्णों के रूप में संकलित किया गया है। वास्तविकता में व्यवसाय आधारित अनगिनत जाति समूह होते हैं जिन्हें जाति कहा जाता है। भारत में जाति व्यवस्था में समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन आए। कथित उच्च जातियों की पवित्रता को बनाए रखने के लिए अंतः विवाह और अनुष्ठानों में कथित निम्न जाति के सदस्यों की अनुपस्थिति बहुत आवश्यक मानी जाती थी। नवीनीकरण द्वारा लाए गए परिवर्तनों ने इसे अनिवार्य रूप से चुनौती दी। प्रसिद्ध समाजशास्त्री A.R. देसाई ने निम्न प्रेक्षण को पढ़े कि भारत में नगरीकरण के दूसरे सामाजिक प्रभावों पर उनकी टिप्पणी इस प्रकार है। आधुनिक उद्योग आधुनिक शहरों को अस्तित्व में लाए जो सर्वदेशी होटलों, रेस्तरां, रंगमंचों, ट्रामों, बसों, रेलों में मधुमक्खी के छत्ते की तरह भरे पड़े थे। विशुद्ध होटल और रेस्तरां जिन्हें वेतनभोगियों और मध्यम वर्ग के लिए बनाया गया था, शहरों में सभी जातियों और मतों के लोगों से भर गए। ट्रेनों और बसों में व्यक्ति अक्सर निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ सफर करते हैं। तथापि यह नहीं माना जाना चाहिए कि जाति लुप्त हो गई है। हालांकि परिवर्तन हुआ था, परंतु भेदभाव को दूर करना इतना आसान नहीं था जैसा कि उपरोक्त कथन करता है। मिल में उस प्रकार का खुला भेदभाव न हो जैसा कि गांव में होता है, परंतु निजी अंतःक्रिया के अनुभव दूसरी कहानी बताते हैं। परमा ने देखा, वे हमारे हाथों से पानी भी नहीं पीते और हमसे हमें व्यवहार करते समय कई बार गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हैं। ये इसलिए क्योंकि वे यह महसूस करते हैं और विश्वास रखते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं। वर्षों से ऐसा चला आ रहा है। हम कितनी भी अच्छी वेशभूषा धारण करें, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे कुछ चीज़ों को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आज बहुत अधिक जातिगत भेदभाव उपस्थित है, पर साथ ही लोकतंत्र की कार्यप्रणाली ने जाति व्यवस्था को प्रभावित किया। जाति समूह के रूप में मजबूत हुई है। हमने भेदभावग्रस्त जातियों को समाज में अपने लोकतंत्रीय अधिकारों के प्रयोग के लिए संघर्ष करते भी देखा है। वर्ग का वर्णन करने के लिए अनेक प्रयास किए गए। यहाँ मार्क्स, वेबर और प्रकार्यवाद के केंद्रीय विचारों का केवल संक्षेप में उल्लेख करेंगे। मार्क्स के सिद्धांतों में सामाजिक वर्ग की परिभाषा इस आधार पर होती है कि उस वर्ग और उत्पादन के साधनों के बीच क्या संबंध है। यह प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या समूह भूमि अथवा कारखानों सरीखे उत्पादन के साधनों के स्वामी हैं, अथवा क्या ये किसी वस्तु के नहीं केवल अपने श्रम के स्वामी हैं। वेबर ने जीवन अक्सर शब्द का प्रयोग किया है जिसका तात्पर्य बाजार क्षमता की सामर्थ्य के प्रतिफल और लाभ से है। वेबर तर्क देते हैं कि असमानता आर्थिक संबंधों पर आधारित हो सकती है, परंतु यह प्रतिष्ठा और राजनीतिक शक्ति पर भी आधारित हो सकती है। सामाजिक अस्तरीकरण का प्रकारवादी सिद्धांत प्रकारवाद की आस्था या सामान्य पूर्व कल्पना के साथ आरंभ होता है कि कोई भी समाज वर्गहीन या संस्करण मुक्त नहीं है। मुख्य प्रकार्य आवश्यकता सामाजिक स्तरीकरण के वैश्विक उपस्थिति का वर्णन करती है कि समाज द्वारा व्यक्ति को सामाजिक ढांचे में स्थापित और गतिशील करने के लिए किन आवश्यकताओं का सामना करना पड़ता है। सामाजिक असमानता या स्तरीकरण अनजाने में विकसित किया गया वह साधन है जिसके द्वारा समाज यह निश्चित करता है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण स्थितियों को जानबूझकर सबसे योग्य व्यक्तियों द्वारा भरा जाए। क्या यह सत्य है? एक परंपरागत जाति व्यवस्था में सामाजिक अधिक्रम निश्चित व कठोर होता है और इन आगे बढ़े हम इसके पहले देख लें। स्वर्गीय राष्ट्रपति के नारायणन के जीवन के विषय में और अधिक पता लगा। इस संदर्भ में प्रदत्त और अर्जित की गई परिस्थिति, जाति और वर्ग की संकल्पना की विवेचना की गई। समाजों में पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता है। इसके विपरीत आधुनिक वर्ग व्यवस्था खुली है और उपलब्धि पर आधारित है। लोकतंत्री समाजों में सर्वाधिक वंचित वर्ग और जाति के किसी व्यक्ति को सर्वोच्च पद पर पहुंचने से कोई नहीं
कोई भी कानून नहीं रोक सकता। उपलब्धि की इस प्रकार की कहानियाँ वाकई विद्यमान है और ये असली प्रेरणा का स्रोत होती हैं। यद्यपि अधिकांश हिस्से के लिए जाति व्यवस्था की संरचना अभी तक बनी हुई है। यहाँ तक कि पश्चिमी समाजों में सामाजिक गतिशीलता का समाजशास्त्रीय अध्ययन संपूर्ण गतिशीलता के आदर्श प्रतिरूप से काफी दूर है। समाजशास्त्र को जाति व्यवस्था और भेदभाव के निरंतरता दोनों की चुनौतियों के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा, विशेषकर वे जो व्यवस्था के निम्न स्तरों पर हैं, न केवल सामाजिक बल्कि आर्थिक रूप से वंचित स्थिति में हैं। परिस्थिति और भूमिका, इन दो संकल्पनाओं परिस्थिति और भूमिका को अक्सर युगल संकल्पनाओं की तरह देखा जाता है। प्रत्येक समाज या एक समूह में एक स्थिति है। प्रत्येक समाज और प्रत्येक समूह में ऐसा कई स्थितियाँ होती हैं और प्रत्येक व्यक्ति ऐसी कई स्थितियों पर अधिकार रखता है। परिस्थिति से तात्पर्य सामाजिक स्थिति और इन स्थितियों से जुड़े निश्चित अधिकारों और कर्तव्यों से। जैसे माँ की एक परिस्थिति होती है जिसमें आचरण के कई मानक होते हैं और साथ ही निश्चित जिम्मेदारियां और विशेषाधिकार भी होते हैं। भूमिका परिस्थिति का सक्रिय या व्यवहारात्मक पक्ष है। परिस्थितियां ग्रहण की जाती हैं एवं भूमिकाएं निभाई जाती हैं। हम यह कह सकते हैं कि परिस्थिति एक संस्थागत भूमिका है। यह वह भूमिका है जो समाज में या समाज के विशेष संघों में से किसी में भी नियमित, मानकीय और औपचारिकता बन चुकी है। यह सुस्पष्ट होना चाहिए कि एक आधुनिक जटिल समाज में, जैसा कि हमारा समाज है, एक व्यक्ति अपने जीवन में कई विभिन्न परिस्थितियों को ग्रहण करता है। एक स्कूली छात्र के रूप में आप अपने अध्यापक के छात्र, पंसारी के लिए ग्राहक, बस चालक के लिए यात्री, सहोदरों के लिए भाई या बहन, डॉक्टर के लिए मरीज हो सकते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हम इस सूची को जितना चाहे बढ़ा सकते हैं। समाज जितना छोटा और सरल होगा, एक व्यक्ति की उतनी ही कम प्रकार की परिस्थितियां होंगी। हम देखते हैं कि एक आधुनिक समाज में व्यक्ति की बहुत सी परिस्थितियां होती हैं, जिसे समाजशास्त्रीय रूप में परिस्थिति समुच्चय का नाम दिया गया है। व्यक्ति अपने जीवन के विभिन्न चरणों में अलग अलग परिस्थितियां ग्रहण करते हैं। एक पुत्र पिता बन जाता है, पिता दादा बन जाता है और फिर परदादा, एवं यह क्रम इसी तरह चलता रहता है। इसी परिस्थिति क्रम कहते हैं, क्योंकि इसका अर्थ जीवन के अनेक चरणों में प्राप्त की गई परिस्थितियों से है जो एक क्रम में आती है। प्रदत्त परिस्थिति एक सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति जन्म से अथवा अनैच्छिक रूप से ग्रहण करता है। प्रदत्त परिस्थिति का सामान्य आधार आय, जात, प्रजाति और नातेदारी है। सरल और परंपरागत समाज प्रदत्त परिस्थिति से चिन्हित होते हैं। दूसरी तरफ अर्जित परिस्थिति वह सामाजिक स्थिति है जो एक व्यक्ति अपनी इच्छा, अपनी क्षमता, उपलब्धियों, सद्गुणों और चयन से प्राप्त करता है। अर्जित परिस्थिति का सामान्य आधार शैक्षणिक योग्यता, आय और व्यावसायिक विशेषज्ञता है। आधुनिक समाज को उपलब्धि के आधार पर आंका जाता है। इसके सदस्यों की निष्ठा उनकी उपलब्धियों के आधार पर प्रदान की जाती है। आपने अक्सर यह वाक्यांश सुना होगा, आपको अपने आप को साबित करना है। परंपरागत समाजों में आपकी परिस्थिति जन्म से परिभाषित और निर्धारित होती थी। तथापि जैसा कि ऊपर चर्चा की गई, उपलब्धि पर आधारित आधुनिक समाजों में भी प्रदत्त परिस्थिति महत्व रखती है। परिस्थिति और प्रतिष्ठा अंतर संबंधी शब्द हैं। प्रत्येक परिस्थिति के अपने कुछ अधिकार और मूल्य होते हैं। मूल्य किसी व्यक्ति से, उसके कार्यों या उसके अनुपालन से नहीं, बल्कि सामाजिक स्थिति से जुड़े होते हैं। परिस्थिति या प्राधिकार से जुड़े मूल्य के प्रकार को प्रतिष्ठा कहते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के आधार पर लोग अपनी परिस्थिति को ऊंचा या नीचा दर्जा दे सकते हैं। एक दुकानदार की तुलना में एक डॉक्टर की प्रतिष्ठा ज़्यादा होगी, चाहे उसकी आय कम ही क्यों न हो। क्रियाकलाप, विद्यार्थियों के लिए आपके समाज में किस प्रकार की नौकरियां प्रतिष्ठित मानी जाती हैं, इनकी अपने मित्रों के साथ तुलना करें, समानताओं और विभिन्नताओं की चर्चा करें, इसके कारणों को समझने की कोशिश करें। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि किस व्यवसाय को प्रतिष्ठित माना जाता है। यह विचार समाज और समय के साथ बदलता रहता है। लोग अपनी भूमिकाओं को सामाजिक अपेक्षाओं के अनुसार निभाते हैं, जो कि भूमिका को ग्रहण करना और भूमिकाओं को निभाना है। एक बच्चा इस आधार पर व्यवहार करना सीखता है कि दूसरे लोग उसके व्यवहार को किस प्रकार देखते व आंकते हैं। भूमिका संघर्ष एक या अधिक परिस्थितियों से जुड़ी भूमिकाओं की असंगतता है। यह तब होता है जब दो या अधिक भूमिकाओं से विरोधी अपेक्षाएं पैदा होती हैं। एक सामान्य उदाहरण मध्यम वर्ग की कामकाजी महिला का है, जिसे घर पर माँ तथा पत्नी और कार्यस्थल पर कुशल व्यावसायिक की भूमिका निभानी पड़ती है। क्रियाकलाप, पता लगाएं कि घर का नौकर और निर्माण करने वाला मजदूर किस प्रकार भूमिका संघर्ष का सामना करते हैं।
यह एक सामान्य मान्यता है कि पुरुष भूमिका संघर्ष का सामना नहीं करते। समाजशास्त्र जिसमें अनुभविक और तुलनात्मक दोनों विषय आते हैं, इससे अलग राय रखता है। खासी मातृवंश पुरुषों के लिए बहुत अधिक भूमिका संघर्ष पैदा करता है। वे एक तरफ अपने जन्मजात घर और दूसरी तरफ पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी में बढ़ जाते हैं। वे अपने बच्चों की निष्ठा को शासित करने के आवश्यक अधिकार और यहाँ तक कि मृत्यु के बाद स्वयं अर्जित संपत्ति को अपने बच्चों को देने के अधिकार से भी वंचित महसूस करते हैं। खासी महिलाओं को यह दबाव और अधिक रूप में प्रभावित करता है। एक महिला कभी भी पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं हो सकती है कि उसके पति को अपनी बहन का घर अपनी पत्नी के घर की अपेक्षा अधिक अनुकूल नहीं लगता। भूमिका स्तरीकरण समाज के कुछ सदस्यों के लिए कुछ विशिष्ट भूमिकाओं को सुदृढ़ करने की प्रक्रिया है। जैसे अक्सर पुरुष कमाने वाले और महिलाएं घर चलाने वाले रूढ़िबद्ध भूमिकाओं को निभाते हैं। सामाजिक भूमिकाओं और परिस्थितियों को अक्सर स्थिर और अपरिवर्तनीय रूप से देखा जाता है, जो कि गलत है। यह महसूस किया गया है कि व्यक्ति उन अपेक्षाओं को समझने लगता है जो एक संस्कृति में सामाजिक स्थिति से जुड़ी होती है। वह उन भूमिकाओं को उसी प्रकार निभाता है जिस प्रकार वे परिभाषित की जाती हैं। क्रियाकलाप समाज के एक प्रभावशाली हिस्से द्वारा सामाजिक रूप से निर्धारित भूमिकाओं का उल्लंघन या अतिक्रमण करने वाले लोगों को नियंत्रित व दंडित करने की कोशिश के बारे में समाचार पत्रों में छपी रिपोर्टों को एकत्रित कीजिए। सामाजिकरण द्वारा व्यक्ति भूमिकाओं को ग्रहण करते हैं और उन्हें निभाना सीखते हैं, तथा इस मत को गलत रूप से लिया जाता है। यह बताता है कि व्यक्ति भूमिकाओं को बनाने अथवा सौदा करने के बजाय सिर्फ उन्हें ग्रहण करता है। वास्तव में सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य करता है कि भूमिका निभा सकते हैं। वे केवल निष्क्रिय वस्तु नहीं है जो निर्देशों की प्रतीक्षा करते हैं। व्यक्ति सामाजिक अंतरक्रिया के निरंतर चलने वाली प्रक्रिया द्वारा सामाजिक भूमिकाओं को समझने और अपनाने लगते हैं। यह विवेचना शायद आपको व्यक्ति और समाज के संबंधों को समझने में मदद करेगी, जिसके बारे में हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। भूमिकाएं और परिस्थितियां नहीं स्थिर होती हैं और नहीं किसी के द्वारा प्रदान की जाती है। लोग भूमिकाओं और परिस्थितियों में प्रजाति अथवा लिंग पर आधारित भेदभाव के खिलाफ संघर्ष करते हैं। दूसरी तरफ समाज में कुछ विभाग ऐसे होते हैं जो इन परिवर्तनों का विरोध करते हैं। उसी प्रकार व्यक्तियों द्वारा भूमिकाओं का उल्लंघन करने पर उन्हें प्राय दंडित किया जाता है। समाज न केवल भूमिकाओं और परिस्थितियों के साथ बल्कि सामाजिक नियंत्रण के साथ भी कार्य करता है। समाज व सामाजिक नियंत्रण समाजशास्त्र में सामान्यतः सबसे ज़्यादा प्रयोग की जाने वाली संकल्पनाओं में से एक है। इसका तात्पर्य उन अनेक साधनों से है जिनके द्वारा समाज अपने उदंड या उपद्रवी सदस्यों को पुनः राह पर लाता है। आप यह जानेंगे किस प्रकार की संकल्पनाओं के अर्थ के बारे में समाजशास्त्र में अलग अलग दृष्टिकोण और विभाग हैं। आप यह भी जानेंगे प्रकारवादी समाजशास्त्रियों ने समाज को विशेष रूप से सामंजस्यपूर्ण समझा और विरोधी समाजशास्त्रियों ने समाज को मुख्य रूप से असमान, असंगत और अत्याचारी समझा। हमने यह भी देखा किस प्रकार को समाजशास्त्रियों ने व्यक्ति और समाज का अधिक ध्यान केंद्रित किया और दूसरों ने सामूहिक कर्ताओं पर, जैसे वर्ग, प्रजाति, जातियाँ। प्रकारवादी दृष्टिकोण के अनुसार सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य है व्यक्तियों और समूह के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग करना, समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करना। सामाजिक नियंत्रण को एक तरफ व्यक्तियों या समूहों के पथभ्रष्ट व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए संचालित किया जाता है और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक साहचर्य को बनाए रखने के लिए व्यक्तियों और समूहों के तनाव और विरोध को दूर करने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार समाज में स्थिरता के लिए सामाजिक नियंत्रण को महत्वपूर्ण माना जाता है। संघर्षवादी सिद्धांत अक्सर सामाजिक नियंत्रण को ऐसे साधनों के रूप में अधिक देखेंगे जिनके द्वारा समाज के प्रभावी वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण लागू किया जा सकता है। स्थिरता को समाज के एक भाग द्वारा दूसरे भाग पर प्रभुत्व के रूप में देखा जाएगा। इसी प्रकार कानून को सामाजिक में शक्तिशालियों और उनके हितों के औपचारिक दस्तावेज के रूप में देखा जाएगा। सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य सामाजिक प्रक्रियाओं, तकनीकों और रणनीतियों से है जिनके द्वारा व्यक्ति या समूह के व्यवहार को नियमित किया जाता है। इसका अर्थ व्यक्तियों और समूहों के व्यवहार को नियमित करने के लिए बल प्रयोग से और समाज में व्यवस्था के लिए मूल्यों और प्रतिमानों को लागू करने से। सामाजिक नियंत्रण अनौपचारिक या औपचारिक हो सकता है। जब नियंत्रण के संहिताबद्ध, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं तो यह औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। ये औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के माध्यम और साधन होते हैं। उदाहरण के लिए कानून और राज्य। आधुनिक समाज में सामाजिक नियंत्रण आप देखें
इसके पहले आप इसे देख लें। सामाजिक नियंत्रण का अंतिम और निस्संदेह प्राचीन संसाधन है शारीरिक बल प्रयोग। यहाँ तक कि आधुनिक लोकतंत्र के उदार विचारों वाले समाजों में भी चरम तक हिंसा है। कोई भी राज्य पुलिस बल या इसके समान किसी अन्य सशस्त्र बल के बिना नहीं रह सकता है। किसी भी क्रियाशील समाज में हिंसा को मितव्ययिता से और अंतिम उपाय के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्रतिदिन के सामाजिक नियंत्रण के लिए बल प्रयोग का केवल भय ही काफी होता है। जब मनुष्य ऐसे गहन समूह में रहते और काम करते हैं जिसमें वे व्यक्तिगत रूप से जाने जाते हैं और जिसके प्रति वे व्यक्तिगत निष्ठा की भावना से बधे होते हैं, वह प्रकार जिसे समाजशास्त्री प्राथमिक समूह कहते हैं, तो वास्तविक या संभावित पथभ्रष्ट लोगों को राह पर लाने के लिए नियंत्रण के प्रबल और तेज संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण का एक पक्ष जिस पर जोर देना आवश्यक है यह तथ्य है कि यह अक्सर कपटपूर्ण दावे पर आधारित होता है। एक छोटा लड़का अपने समवयस्क समूह पर अपने बड़े भाई, जिसे जरूरत के समय किसी विरोधी को पीटने के साथ बुलाया जा सकता है, के द्वारा महत्वपूर्ण नियंत्रण कर सकता है। ऐसे किसी भाई की अनुपस्थिति में भाई की कल्पना करना भी संभव है। यह छोटे लड़के के जनसंपर्क कौशल का प्रश्न होगा कि क्या वह अपनी कल्पना को वास्तविक नियंत्रण में बदलने में सफल होगा या नहीं। क्या आपने किसी छोटे बच्चे को यह कहकर दूसरे बच्चों को डराते देखा सुना है कि मैं अपने बड़े भाई को बता दूंगा? क्या आप अन्य कारणों के बारे में सोच सकते हैं? क्रियाकलाप विद्यार्थियों के लिए क्या आप अपने जीवन के ऐसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं? अशासकीय सामाजिक नियंत्रण किस प्रकार कार्य करता है? क्या आपके कक्षा में या अपने समवयस्क समूह में यह निरीक्षण किया है कि एक बच्चा जो दूसरे से थोड़ा भी अलग तरह का व्यवहार करता है उसे किस प्रकार बर्ताव किया जाता है? क्या आपने ऐसी घटना देखी जब बच्चों को उनके समवयस्क समूह अन्य बच्चों की तरह बनने के लिए तंग करते हैं? औपचारिक साधनों और माध्यमों पर जोर दिया जाता है। प्रत्येक समाज में एक दूसरे प्रकार का सामाजिक नियंत्रण होता है जिसे अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। यह व्यक्तिगत अशासकीय और अहिंसाबद्ध होता है। इसमें मुस्कान, चेहरा बनाना, शारीरिक भाषा, आलोचना, उपहास, हंसी आदि सम्मिलित। हम आगे बढ़े इसके पहले इसको देख लें। अंतर्जातीय विवाह पर भाई ने बहन की हत्या की। पुलिस के अनुसार 19 वर्षीय लड़की जब अस्पताल में सो रही थी तब उसके बड़े भाई ने उसका सिर कलम कर उसकी हत्या कर दी, जिसे इज्जत के लिए हत्या, ऑनर के लिए कहा जाता है। उन्होंने कहा कि लड़की द्वारा जांच के बाद विवाह करने के बाद 16 दिसंबर को उसके भाई ने उस पर चाकू से हमला किया था और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। उन्होंने बताया कि वह और उसका प्रेमी 10 दिसंबर को घर से भाग गए थे। शादी करने के बाद 16 दिसंबर को अपने घर वापस आ गए। इससे भावुकों ने इस विवाह का विरोध किया। उसके भावुकों ने पंचायत ने भी उगल पर दबाव डालने की कोशिश की पर उन्होंने अलग रहने से मना कर दिया था। ऑनर किलिंग यह विषय है। आप एक ही समाज में अनेक प्रयोग में काफ़ी भिन्नताएं हो सकती हैं। दैनिक जीवन में ये बहुत प्रभावशाली है। फिर भी कुछ मामलों में सामाजिक नियंत्रण की अनौपचारिक विधियाँ अनुरूपता या आज्ञाकारिता लागू करने में असमर्थ हो सकती है। अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यम होते हैं अर्थात परिवार, धर्म, नातेदारी आदि। क्या आपने इज्जत के लिए हत्या के बारे में सुना है? नीचे दिए गए समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ें और इसमें शामिल सामाजिक नियंत्रण के विभिन्न माध्यमों को पहचानें। स्वीकृत पुरस्कार या दंड का एक ढंग है जो सामाजिक रूप से अपेक्षित व्यवहार को पुनः स्थापित करता है। सामाजिक नियंत्रण सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। समाज के सदस्यों को अच्छे और अपेक्षित व्यवहार के लिए पुरस्कृत किया जा सकता है। दूसरी तरफ नियमों को लागू करने के लिए विचलन को राह पर लाने के लिए नकारात्मक स्वीकृतियों का प्रयोग भी किया जाता है। विचलन का अर्थ उन प्रक्रियाओं से है जो समाज या समूह के अधिकतर सदस्यों के मूल्यों या आदर्शों के अनुसार नहीं मिलती। विचलन को मोटे तौर पर विभिन्न संस्कृतियों या उप संस्कृतियों में अंतर करने वाले मानकों और मूल्यों के रूप में जाना जाता है। इसी प्रकार विचलन के विचार को एक समय से दूसरे समय में चुनौतियाँ मिलती हैं और ये परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे एक ही समाज में अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा रखने वाली महिला को एक समय में तो वह विचलक माना जाएगा, दूसरे समय में उसी समाज में उसकी प्रशंसा की जाएगी। आप पहले ही जानते हैं कि समाजशास्त्र किस प्रकार सामान्य बौद्धिक ज्ञान से भिन्न है। इस अध्याय में चर्चा की गई विशिष्ट शब्दावली और संकल्पनाएं समाज के समाजशास्त्रीय समझ को बढ़ाने में आपकी मदद करेंगी। शब्दावली जिनके संदर्भ में विद्यार्थी या जो ज्ञानार्जन कर रहे हैं समाजशास्त्र के, उनके लिए उपयुक्त है। सामान्य व्यक्ति भी इन शब्दों को और समाज से जुड़े हुई विविध बातों को जाने यह आवश्यक है। इससे एक समग्र दृष्टि विकसित होती है। शब्दावली विरोधी सिद्धांत
एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण जो मानव समाज में उपस्थित तनाव, विभाजनों और संघर्षरत रुचियों पर ध्यान केंद्रित करता है। संघर्षवादी सिद्धांतकार मानते हैं कि समाज में संसाधनों की कमी और उनका मूल्य विरोध उत्पन्न करता है, क्योंकि समूह उन संसाधनों पर पहुंच और नियंत्रण स्थापित करने के लिए संघर्ष करते हैं। कई संघर्षवादी सिद्धांतकार मार्क्स के लेखन से अधिक प्रभावित हुए। प्रकार्यवाद यह सैद्धांतिक दृष्टिकोण जो इस धारणा पर आधारित है कि सामाजिक घटनाओं को उन कार्यों के लिए सबसे अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है जो वे निभाते हैं, अर्थात समाज की निरंतरता। वे जो योगदान करते हैं एवं एक जटिल व्यवस्था के रूप में समाज को, जिसके विभिन्न भाग एक दूसरे के साथ कार्य करते हैं, को समझने की आवश्यकता है। पहचान एक व्यक्ति या समूह के चरित्र की विशेषता है जो यह बताती है कि वे कौन हैं और उसके लिए क्या अर्थपूर्ण है। पहचान के कुछ स्रोत हैं: लिंग, राष्ट्रीयता या प्रजातीयता, सामाजिक वर्ग। उत्पादन के साधन वे साधन जिनके द्वारा समाज में भौतिक वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिनमें न केवल तकनीक बल्कि उत्पादों के परस्पर सामाजिक संबंध भी सम्मिलित हैं। व्यष्टि समाजवाद और समिष्ट समाजवाद आमने सामने अंतःक्रिया की परिस्थितियों में प्रतिदिन के व्यवहार का अध्ययन सामान्यतः व्यष्टि समाजवाद कहलाता है। व्यष्टि समाज शास्त्र में विश्लेषण व्यक्तिगत स्तर पर या छोटे समूह में होता है। यह समिष्ट समाज शास्त्र से भिन्न है, जिसका सरोकार बड़ी सामाजिक व्यवस्था से होता है, जैसे राजनीतिक व्यवस्था या आर्थिक व्यवस्था। हालांकि ये भिन्न दिखाई देती है पर एक घनिष्ठ रूप से संबंधित होती है। जन्म संबंधी किसी के जन्म स्थान या जन्म काल से संबंधित। मानक व्यवहार के जो व्यवहार के नियम जो एक संस्कृति के मूल्यों को प्रतिबिंबित करते हैं और या उन्हें मूर्त रूप देते हैं, जो या तो व्यवहार के एक दिए गए प्रकार को सुझाते या वर्जित करते हैं। मानकों के पीछे हमेशा एक या दूसरे प्रकार की स्वीकृति होती है, जो अनौपचारिक निंदा से शारीरिक दंड या प्राणदंड में बदलती रहती है। स्वीकृति पुरस्कार या दंड की प्रणाली जो सामाजिक रूप में अपेक्षित व्यवहार की पुनः स्थापित करती है। यहाँ पर अभ्यास के लिए प्रश्न है। यहाँ पर हम बता दें कि समस्त सामग्री एनसीईआरटी से ली गई है। हम उसके आभारी हैं। इसका श्रेय उन्हें ही जाता है कि उन्होंने यह तथ्यात्मक चीज़ें, उनसे ही हमने इन तथ्यात्मक चीज़ों को प्राप्त किया है। अभ्यास समाजशास्त्र में हमें विशेष शब्दावली और संकल्पनाओं के प्रयोग की आवश्यकता क्यों होती है। समाज के सदस्य के रूप में आप समूहों में और विभिन्न समूहों के साथ अंतःक्रिया करते होंगे। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से इन समूहों को आप किस प्रकार देखते हैं? अपने समाज में उपस्थित स्तरीकरण की व्यवस्था के बारे में आपका क्या प्रेक्षण है? स्तरीकरण से व्यक्तिगत जीवन किस प्रकार प्रभावित होते हैं? सामाजिक नियंत्रण क्या है? क्या आप सोचते हैं कि समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक नियंत्रण के साधन अलग अलग होते हैं? चर्चा करें। विभिन्न भूमिकाओं और परिस्थितियों को पहचानें जिन्हें आप निभाते हैं और जिनमें आप स्थित हैं। क्या आप सोचते हैं कि भूमिकाएं और परिस्थितियां बदलती हैं? चर्चा करें कि ये कब और किस प्रकार बदलती हैं। इसके साथ आप देखें ये सहायक पुस्तकें जिनसे और विस्तार से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ पर उन्हें दिया जा रहा है। और कक्षा 11 अध्याय 2 समाजशास्त्र में प्रयुक्त शब्दावली, संकल्पनाएं एवं उनका उपयोग यहीं पर पूर्ण होता है।